welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and this is part 48 of the lecture series of daily 10 questions. Now in this lecture we are doing some questions based on assertion and reason. As you know that these questions are very important from the point of view of NTA Net Economics. Recently you have seen that there are many questions which are based on chronological orders, assertion reason questions, matchup questions. So these are most important topic. ओके स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से. इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव गिवन द assertion that given paradox rarely occur in real world. बहुत ही रियल वर्ल्ड में रेयरली ही गिवन पैराडॉक्स की थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है और इसका रीज़न क्या है? inferior goods are narrowly defined for which suitable substitutes are available. inferior goods कैसे डिफाइंड है? बहुत ही नैरो वे में डिफाइंड है जिनके सुटेबल सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं. समझते हैं इस चीज़ को. हम कोड्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि एजर्शन रीज़न हमारे सही हैं और क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है. अगर हम गिवन की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड की वन ऑफ द एक्सेप्शन है, means it show a positive relationship between price and quantity demanded. So given paradox rarely occur in real worlds because when more substitutes are available, जब किसी कॉमोडिटी के सब्सटीट्यूट बहुत होते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर उस टाइम पे ये डिसाइड करेगा ना कि जो मुझे ईजिली अवेलेबल है, जो सब्सटीट्यूट मुझे चीप प्राइस पे अवेलेबल है तो मैं वो लेऊँ. सो कंज्यूमर सब्सटीट्यूट दैम विद चीपर गुड्स इन द मार्केट एंड फॉर दोज गुड्स द डिमांड कर्व टेंड टू बी मोर इलास्टिक. तो इनका डिमांड कर्व कैसा बनता है? मोर इलास्टिक होता है क्योंकि ये चेंज कर लेते हैं. जैसे ही इन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के, मान लो एक्स कॉमोडिटी और उसका सब्सटीट्यूट है वाई, उन्हें लगता है किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी एक्स के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं और मेरे पास इजीली अवेलेबल है सब्सटीट्यूट उसका, तो मैं वाई पे शिफ्ट कर जाऊंगी अगर वाई के प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होंगे तो. सो एजर्शन एंड रीज़न दोनों ही हमारे करेक्ट हैं और रीज़न क्या है? एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की जो लाइफ साइकिल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो ऑन लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज की ही इनकम पे डिपेंड करती हूँ या मेरी कंजम्पशन सिर्फ आज की ही इनकम पे डिपेंड करती है, हमारी करंट इनकम पे करती है. इवन जो हमारी लॉन्ग रन में हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि मे बी लॉन्ग रन में इन फ्यूचर जो है हमारी इनकम जो है, अर्निंग जो है वो होगी, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो उस पर भी डिपेंड करती है. और इसका रीज़न क्या गिवन है? Individuals are assumed to plan a pattern of expenditure based on expected earning over lifetime. जो एक इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, वो क्या करता है? उसके एक्सपेंडिचर जो है, जो वो खर्चे कर रहा है, वो प्लान करेगा और किसके बेसिस पे करेगा? अपनी फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे करेगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग टाइम में मुझे अर्निंग होगी, तो उसी के बेसिस पे क्या करता है? अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करता है. तो हमें कोड बताना है क्या ये दोनों कोड सही हैं, नहीं है, ए गलत है, बी सही है. तो समझते हैं इस चीज़ को हम. सो एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड अर्निंग. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म अर्निंग पे हमारी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है और इंडिविजुअल जो है वो एज्यूम करके चलता है, वो अपने एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान करता है किसके बेसिस पे? अपनी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड अर्निंग के बेसिस पे. सो हमारी बोथ एजर्शन एंड रीज़न करेक्ट हैं और रीज़न क्या है? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अगर वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारी जो डिमांड है, जो हमारी इफेक्टिव डिमांड है, वो हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी. एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. ऐसा तो नहीं है कि हमारी पर कैपिटा इनकम अगर 1000 रुपीज़ निकलती है तो उस कंट्री की हर पॉपुलेशन का हर पर्सन जो है वो 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा है. ऐसा तो नहीं है. कोई 800 कर रहा होगा, कोई 200 कर रहा होगा. इतना गैप, और काफ़ी गैप होता है एक्चुअल में. सो इफेक्टिव डिमांड हमारी कब इंक्रीज़ हो सकती है? जब हमारी वेल्थ की क्या होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका. इसका रीज़न क्या है? 30 और 40 एंटिटीज़ विद इनकम एवरेजिंग बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख would create much more effective demand than a single entity having income of 10 lakhs a year. अगर हम एक बात करें
30 या 40 एंटिटीज़ हैं, कंपनीज जो हैं वो एवरेज पे 1 से लेके 5 लाख तक की इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी किसके कंपैरिजन में? अगर कोई सिंगल एंटिटी चाहे वो 10 लाख रुपए साल के कमा रही है, वो इतनी इफेक्टिव डिमांड नहीं करेगी जो 30 और 40 एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन करेगी। यही पूछा गया हमें, समझते हैं इस चीज़ को। कोड हमें गिवन है, हमें बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। तो इसके अगर हम देखें इसका रीज़न, तो माल्थस है जिन्होंने ये थ्योरी जो है डेवलप की थी। माल्थस क्या बिलीव करते हैं? दैट मॉडरेटली रिच पीपल कैन रेज इफेक्टिव डिमांड मोर देन 1 मिलियनियर अमंग द पुअर मासेस। अगर इतने सारे लोगों में से अगर कोई 1 मिलियनियर है, उसके कंपैरिजन में बाकी के जो लोग हैं, मॉडरेट रिच पीपल हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो है उन्होंने फेवर किया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, लैंडेड प्रॉपर्टी का, फॉर दैट वुड इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड एज वेल एज प्रोडक्शन। इससे हमारी जो है इफेक्टिव डिमांड भी बढ़ेगी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। तो माल्थस ने ये थ्योरी डेवलप की है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो हमारे एजर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और रीज़न क्या है इसकी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द पीरियड 4 to 5, 2004 से लेके 5 तक, टू 2007 and 8 फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोसेस वाज विटनेस्ड इन इंडिया। इंडिया में क्या देखा गया है? फिजिकल कंसोलिडेशन देखा गया है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिजिकल कंसोलिडेशन होता क्या है, समझेंगे हम, और इसका रीज़न क्या है कि कैसे देखा गया है, क्यों देखा गया है। सो देयर वाज बियोंसी इन टैक्स रिवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। बियोंसी था हमारे टैक्स रिवेन्यू में, हम कई बार इस टर्म को जो है कर चुके हैं, अब तो आपको रट जाना चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ऐसा हुआ था। कोड अगर हम देखें तो हमारे पास 4 कोड्स गिवन है और हमें बतानी है करेक्ट आंसर, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम 1 by 1 टर्म को समझेंगे। सो फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट्स फिजिकल हेल्थ इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। गवर्नमेंट की जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है, मतलब हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। Improved tax revenue realization and better align expenditure are the components of fiscal consolidation। गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, जो टैक्स रिवेन्यू है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हम अच्छे से कर पा रहे हैं। सो एज अ फिजिकल डेफिसिट रीचेज इट एट अ मैनेजेबल लेवल। हमारा डेफिसिट इतना आ रहा है कि हम उसको मैनेज कर पाएंगे आसानी से, इम्प्रूव हो रही है वो चीज़। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? एक प्रोसेस है गवर्नमेंट की फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने का। टैक्स बियोंसी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इंडिकेटर टू मेजर एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रिवेन्यू मोबिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इन जीडीपी या फिर नेशनल इनकम। अगर हम बात करें तो टैक्स बियोंसी का मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि हमारा रेवेन्यू कैसे मोबिलाइज हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है। सो एक टैक्स को हम बियॉन्ड कब कहेंगे? इफ़ द टैक्स रिवेन्यू इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जितना राइज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में हमारा टैक्स रिवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे हम हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, टैक्स रिवेन्यू को इम्प्रूव कर रहे हैं। टैक्स बियोंसी भी कभी होगा जब हमारा टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होगा नेशनल इनकम से भी ज़्यादा प्रोपोर्शन में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तो एजर्शन और रीज़न हमारे बिल्कुल सही है। फिजिकल कंसोलिडेशन देखा गया था और इसका रीज़न क्या था? टैक्स रिवेन्यू क्या था? बियोंसी थी टैक्स रिवेन्यू में। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर हमारे करेक्ट हैं और आर क्या है? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। K&L मीन्स कैपिटल लेबर रेशो विल एडजस्ट थ्रू टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रेशो। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा कैपिटल लेबर का जो रेशो है वो भी एडजस्ट होता जाएगा। रीज़न क्या है? बिकॉज द टेक्निकल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जो हमारे टेक्निकल कॉफिशिएंट्स हैं प्रोडक्शन के वो क्या हैं? वेरिएबल हैं। फिक्स्ड की यहाँ पे बात नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए ही वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो इक्विलिब्रियम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो एडजस्ट होंगे। कोड्स हमारे गिवन है, हमें बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। तो समझते हैं इस चीज़ को। सोलो मॉडल ने इसकी बात की थी। सो सोलो ट्राइज टू शो दैट विद वेरिएबल टेक्निकल कॉफिशिएंट, अगर हमारी टेक्निकल कॉफिशिएंट वेरिएबल है तो कैपिटल लेबर रेशो जो है वो एडजस्ट हो जाएगा थ्रू द टाइम टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रेशो। इफ द इनिशियल रेशो ऑफ कैपिटल लेबर रेशो इज मोर
and capital and output will grow more slowly than labor force and vice versa, मतलब just opposite। क्या कह रहा है, अगर हमारा इनिशियल रेशो कैपिटल लेबर का ज़्यादा है, मतलब इनिशियली जो हमारा स्टार्टिंग का जो रेशो है कैपिटल लेबर का वो ज़्यादा है, तो कैपिटल और आउटपुट जो है वो ग्रो करेंगे लेकिन धीरे धीरे लेबर फोर्स के कंपैरिजन में, और इसका जस्ट अपोजिट। तो अगर हम बात करें कैपिटल लेबर जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे टाइम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। और किसकी किसकी वजह से होगा, अगर फिक्स्ड रहेंगे तो वो एडजस्ट कैसे होगा, वो वेरिएबल है, जो हमारे टेक्निकल कोफिशिएंट्स वेरिएबल हैं तभी तो वो एडजस्ट होगा। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बी जो हमारा कोड है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजर्शन हमें क्या गिवन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। अगर हमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करनी है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, डिज़ायरेबल है ये। हमने इस टर्म को जो है पहले भी पढ़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। तो इंक्लूजन जब होता है तब हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इंक्लूड करके चलते हैं। एक्सक्लूजन कब होता है, जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उनको, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट टू मासेस। हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरीके से करें ताकि फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव्ड हो, प्रमोट हो, जो डेवलपमेंट मिल रहा है वो किसी सिंगल को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना मिले, मास को मिले, कंप्लीट सब लोगों को इंक्लूड करके मिले। यहाँ पे आपके कोड्स गिवन है, आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटेंड टू हेल्प पीपल सिक्योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट इकोनॉमिकल प्राइसेस सच एज डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर सर्विसेज, लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट सर्विस। जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल प्राइस पे होनी चाहिए, तभी तो हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इंक्लूड करके चलेंगे। और इसका मेन एम क्या है, इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया है, टू कैटर द नीड्स ऑफ पुअर पीपल। कैटर मीन्स टू सर्व, कैटरिंग करते हैं ना, कैटरिंग जो होती है किसी मैरिज वगैरह में या किसी फंक्शन में, वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो टू कैटर द नीड्स मतलब टू सर्व द पुअर पीपल, वी आर गोइंग टू बी डिजायरेबल फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर हम बात करें एजर्शन और रीज़न की, सो बोथ एजर्शन एंड रीज़न हमारी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू द कोड बी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेशनरिटी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमारी इकोनॉमी अगर एक स्टेट पे पहुंच जाए, कुछ चेंज ना हो, स्टेडी ग्रोथ हो, तो स्टेबल हो, तो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगी, कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्म नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है, स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज ऑल्सो कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी टू स्टेशनरी स्टेट। जब धीरे धीरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज स्केर्स होंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो किसकी तरफ बढ़ेगी, स्टेशनैरिटी की तरफ बढ़ेगी। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। हमारे एजर्शन रीज़न सही है, हमारे एजर्शन रीज़न गलत है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि ऑब्वियसली जब आप इकोनॉमी में कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, कुछ होगा ही नहीं, तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम ह्यूमन में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, एज अ नॉलेज करें, एजुकेशन लेवल पे करें, या उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। अगर हम अच्छे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, तो ही तो हम आगे जाके एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, हम कुछ ना कुछ फॉर्म करेंगे अपनी इकोनॉमी में। सो एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, एंड रीज़न क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट का भी सप्लाई पे इफेक्ट होता है, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि इससे जो है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होती है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्ट करेगा उतनी ही प्रोडक्शन करेगा, मीन्स वो आगे उतनी ही सप्लाई कर पाएगा। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। तो एजर्शन रीज़न हमारे करेक्ट है, नहीं है, क्या हमारा सही आंसर होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट ही तो है, और इन्फ्लुएंस क्या करता है, कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है, और जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सो
करेक्ट कोड हमारा क्या है, बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाइनली गिव अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम था, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न होती है, गोल्ड एक्सचेंज रेट और गोल्ड स्टैंडर्ड ये दोनों ही अलग अलग टर्म हैं, इसको कभी भी एक साथ मत समझना कि ये सेम है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसका फाइनली एंड हो गया था। रीज़न क्या है, कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सब कंट्री का इन्फ्लेशन का जो रेट है, प्राइस राइज करने का जो रेट है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को समझें, हमारे कोड्स नीचे गिवन है, हमें बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। तो अगर हम बात करें, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ सिस्टम similar to gold standard and sometimes described as gold exchange rate standard was established by the Bretton Woods agreement. Bretton Woods agreement के अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड से मिलती जुलती एक टर्म जो है वो एस्टेब्लिश की गई, एक नई टर्म लेके आए, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए, जिसका नाम क्या रखा गया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, many countries fixed their exchange rate relative to the US dollar and central bank could exchange dollar holding in gold. गोल्ड में होल्डिंग होनी चाहिए और कंट्रीज़ ने क्या किया, एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड कर दिया यूएस डॉलर के रिलेट में। तो अगर हम बात करें, येस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो फाइनली एंड हो गया था, उसकी जगह क्या आ गया था, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो कोड ए इज करेक्ट एंड बोथ assertion रीजन करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, assertion और रीजन। assertion हमारी क्या है, disguised unemployment is present in Indian agriculture. We have discussed it a lot. disguised अनएम्प्लॉयमेंट, लेमैन लैंग्वेज में समझे तो छुपी हुई बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो। रीज़न क्या है, जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो के बराबर ही हो जाती है लगभग। अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, मतलब एडिशनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर हमने कितनी बार एग्जांपल लेके समझाया है कि मान लो अगर आप 1000 क्विंटल जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, 10 लेबर्स के साथ, और आपने उसके बाद उसी लैंड पे सेम 15 लेबर आ गए और अभी भी आप 10 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो बचे हुए 5 लेबर हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। दिख तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है पर एक्चुअल में उनकी प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही है, मतलब एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, मतलब एडिशनल जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है ना। सो हमारे एजर्शन और रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, और रीज़न क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो कोड ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी सेफ़ होंगे, फाइन होंगे, घर पे ही होंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।